हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और दोस्तों, मैं हूं आपका जॉर्डन सर और सभी को राम राम। दोस्तों, आज हमारा ये सुपर 25 सीरीज का एक और लेक्चर आ चुका है और इस लेक्चर का नंबर होगा लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ मैं सिखा पा रहा हूँगा। और याद रखें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं, तो इसलिए वीडियो में साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 पर क्वेश्चन लिखा है सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो आप एक कोशिका का नाम याद कर लो। ये कोशिका है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। याद रखना, पूरा नाम तो होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम याद रखना, लेकिन आप यहां पे माइकोप्लाज्मा भी याद रख सकते हो। सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाए नंबर 2 पे। अब लिखा है दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका। याद रखना, अब सबसे बड़ी कोशिका, याद रखना बड़ी और लंबी ये दो अलग अलग बातें हैं। लंबी का मतलब हो गया लंबाई में और बड़ी का मतलब हो गया कि उसका जो एरिया होगा, वो मतलब कहने का मतलब आयतन कह सकते हो, वो कितना ज्यादा है। तो याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। क्या लिखा है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो याद रखें दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, समझ जाए, पूरा जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सबसे लंबी कोशिका। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारे पास होती है, जिसका नाम आप सभी को मालूम होगा, तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। तो यहां पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों। क्या क्या तैयार हो गए, जरा मेरे साथ बोल दो। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और उसके बाद सबसे लंबी कोशिका हो गई तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, मतलब छोटी, बड़ी और लंबी, इतना याद रखो दोस्तों। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी जोश कम नहीं होना चाहिए। जोश जब तक बरकरार रहेगा सिलेक्शन उतनी ही जल्दी पास आ जाएगा। याद रखना दोस्तों कि धीरे धीरे किए गए प्रयास एक दिन सफल 100% बनाते हैं और आप कभी भी अपनी किस्मत पे नहीं रो सकते हैं। याद रखना, किस्मत कभी भी होती नहीं है, किस्मत बनाई जाती है। और अगर ये गलत है, अगर आप किस्मत में यकीन रखते हैं, तो आप मुझे ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसने एक्चुअल ईमानदारी से मेहनत की हो और आज वो सफल ना हो। याद रखना दोस्तों, 100% बात है, अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से, तल्लीनता से पढ़ाई की है और पूरी मेहनत की है तो सिलेक्शन आपको 100% मिलेगा, ये श्योर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामने जीवाणु अभिरंजन विधि। अब इसका क्या मतलब है कि जीवाणु अभिरंजन विधि का क्या मतलब है, तो सुनो मेरी बात को। देखो दोस्तों, एक पहले तो मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था दोस्तों? याद रखना, क्रिश्चियन ग्राम। याद रखना नाम इनका। तो ये जो क्रिश्चियन ग्राम थे, इन्होंने एक जीवाणु अभिरंजन का मतलब होता है जीवाणुओं को रंगना, तो एक विधि बताई थी। अब विधि क्यों बताई, तो सुनो। मैं इतना तो पूरा बोलूंगा तो समझ लो पूरा घंटा ही निकल जाएगा। घंटे से मेरा मतलब पूरा टाइम, मोस्टली ज़्यादा ही घंटा हो सकता है लग जाए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं। बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो जो ऐसे समझो, थोड़ी सी अगर मैं आपको अंतर बताऊं, तो ग्राम पॉजिटिव वाले ठीक होते हैं, रोग कम फैलाते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं वो ज्यादातर रोग फैलाते हैं। तो याद रखना, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाले हैं, इनको पहचानने के लिए उन्हें कलर से रंगने की जो शुरुआत की थी, उन्हें जिससे हम पहचान सकें कि कौन, मतलब एक विधि होती है, उस विधि का नाम होता है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। याद रखना, जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। उस ग्राम विधि को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? जीवाणु अभिरंजन विधि। याद रखना, और ग्राम विधि है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने ये विधि दी थी दोस्तों। कुल मिला के इतना समझो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को पहचानने की विधि है, किसने दी है? क्रिश्चियन ग्राम ने। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों लाइकेन का अर्थ। अब लाइकेन क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों कि जब कवक याद रखना, जब कवक और
शैवाल मिल जाते हैं, मतलब कवक और शैवाल का जो मिक्सचर होता है, जो दो एक साथ होते हैं, तो उन दोनों के बीच संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। मतलब कवक और शैवाल के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। याद रखना दोस्तों। और आपको बताना चाहेंगे ये जो लाइकेन होते हैं ये प्रदूषण का पता लगाने में भी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो प्रदूषण का पता किससे लगाया जाता है? जो वायु प्रदूषण होता है उसका पता किससे लगाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, लाइकेन से पता लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अब लिखा हुआ है गर्भाशय का अंतः स्तर। अब समझो बात को। तो जो बच्चा होता है जब वो अपनी माता के गर्भ में होता है, गर्भ का मतलब कहां पे होगा? गर्भाशय में होता है, तो उसके जो गर्भाशय के अंदर वाला जो स्तर होता है उसका नाम याद रखना दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। याद रखना दोस्तों, एंडोमेट्रियम। हिंदी में कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। याद रखना, गर्भाशय अंतः स्तर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। तो यहां पे क्वेश्चन यही था, गर्भाशय का अंतः स्तर क्या होता है? एंडोमेट्रियम। चलो आगे बढ़ो। लिखा है दोस्तों दालें किस कुल में आती हैं? अब याद रखना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पढ़ने की दृष्टि से, मतलब समझने की दृष्टि से कुछ फैमिलीज में बांट दिया गया दोस्तों, जैसे क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी। ठीक है, कई सारी और भी होती हैं। तो याद रखना इसमें से जो दालें होती, जितनी दालें होंगी, इन सबको बेटा हम लोग लगते हैं लेग्यूमिनेसी में। क्या रखते हैं? लेग्यूमिनेसी। ये भी एक फैमिली होती है और इन्हें लेग्यूम बोलते हैं। दालों को हम लोग और क्या बोलते हैं? लेग्यूम बोलते हैं। तो याद रखना दालें किस कुल में आती हैं, कुल का मतलब किस फैमिली में आती हैं, तो इसको बेटा क्या कहते हैं? लेग्यूमिनेसी। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिखा है मकड़ियों में आंखें। अब बात हो रही है कि मकड़ियों में कितनी आंखें होती हैं, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जोड़ी में कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर होता है दोस्तों 4। क्या होता है? 4 जोड़ी। तो याद रखना कि मकड़ियों में जो आंखें होती हैं वो कितने जोड़ी होती हैं? 4 जोड़ी होती हैं। क्लियर हो गई बात? बिना देर करे दोस्तों आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन में भी आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मछली किससे श्वसन करती है? तो दोस्तों याद करो पहले अपने बारे में, हम लोग किससे करते हैं? फेफड़ों से। तो जैसे हम लोग फेफड़ों से करते हैं, इसी तरह से दोस्तों जो मछलियां होती हैं वो ज्यादातर गलफड़ों से करती हैं। किससे करती हैं? गलफड़ों से श्वसन करती हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में गिल्स कहते हो। क्या कहते हो? गिल्स। याद रखना, गलफड़ों से श्वसन होता है दोस्तों। चलो आगे बढ़ो दोस्तों। लिखा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्या मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु? अब इसका क्या मतलब है? तो मेरी बात को बिल्कुल आत्मा से सुनना। क्या बोल रहे हैं? सुनिए ध्यान से। याद रखना कि जो अपनी पूरा वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल जो है इसमें आप भी जानते हो सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों कौन सी गैस है? लगभग 78% के आसपास कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। लेकिन याद रखना कि पेड़ पौधे कभी भी उस नाइट्रोजन का यूज डायरेक्ट नहीं करेंगे। याद रखिए, पेड़ पौधे कभी भी उस नाइट्रोजन का यूज डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसे मिट्टी में सुरक्षित कर देते हैं, मिट्टी में, मृदा में सुरक्षित कर देते हैं, सॉइल में सुरक्षित कर देते हैं। और जिससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, और सॉइल में क्या लगे हुए हैं? पेड़ पौधे लगे हैं। और पेड़ पौधों में क्या है? जड़ें। और जड़ें क्या करती दोस्तों? अब शोषण का काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है? जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों में पहुंच जाती है। तो याद रखना कि ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी इसे मिट्टी में सुरक्षित करने का काम किसने किया? तो वो किया बेटा जीवाणु ने, जिसमें सबसे मेन नाम है दोस्तों राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। तो ये होता है राइजोबियम जीवाणु। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में, अब एक नया नाम मैंने ले दिया, सुनो ध्यान से इसको भी। जो नाइट्रोजनी यौगिक का मतलब है जैसे अमोनिया हो गया या यूरिया हो गया, तो इस रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं और इसी रूप में जो पेड़ पौधे हैं इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है भाई? चलो फिलहाल इतना याद कर लो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों मानव त्वचा की ऊपरी परत। मानव त्वचा की ऊपरी परत का नाम तुम सबको पता होगा दोस्तों, नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है?
एपिडर्मिस, अंदर है एंडोडर्मिस और बीच में है मीजोडर्मिस। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है? एपिडर्मिस, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लिखा दोस्तों वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन। अब क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट आ गया। क्या लिखा है? वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन, और हर 100 ml पे कह रहा है। याद रखना, जब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात होती है तो वो मात्रा हमेशा कितने पे ज्ञात करी जाती दोस्तों? हर 100 ml पे। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा 14.5 ग्राम। क्या लिखा है? 14.5 ग्राम। और लेकिन ये किसकी है दोस्तों? वयस्क पुरुष की है, याद रखना। और हमें आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि अगर मादा है तो पहले बता दें, ऐसा नहीं है नर और मादा में सेम होती है, अलग होती है, उसमें कम होती है दोस्तों, याद रखें, पहले बता दे रहे तुम्हें। ठीक है, तो याद रखना नर में कितनी, मतलब पुरुष में कितनी है वो मात्रा हर 100 ml पे? 14.5 ग्राम। और अब हमें आप कमेंट में बताएंगे कि किसी मादा में कितनी होती है। इसके लिए मुझे पता है अगर तुम्हें आता है तो तुम उत्तर दे ही दोगे, और नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं कि गूगल बाबा का यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है, और YouTube मामा का भी यूज कर लो तो भी कोई समस्या नहीं। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे पता है आप लोग हमारे साथ भी हैं, और आपके कमेंट देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप में से मोस्टली लोग जितने भी हैं वो सब आंसर करेक्ट देते हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। ठीक है दोस्तों, तो भगवान करे आपकी ये मेहनत सफल हो, मेरी शुभकामनाएं दिल से आपके साथ हैं। चलो आगे बढ़ो। लिखा बेटा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। सबसे पहले तो एक बात जान लो, जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, जो हमारा रक्त होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने? 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है दोस्तों रुधिराणु, जिसको तुम बोलते हो ब्लड सेल्स बोलते हो, जो नहीं आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो बेटा उसमें से जो केवल प्लाज्मा की बात हो रही है, जो प्लाज्मा होता है वो किसका बना है? तो याद रखना उस प्लाज्मा में वैसे तो प्रोटीन भी है, ठीक है, या फिर और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो जल की प्रतिशत पूछ रहा है तो दोस्तों सबसे ज्यादा जल होता है। याद रखना लगभग 90% के आसपास तो केवल उसमें जल होता है। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना प्लाज्मा में जल का प्रतिशत क्या होगा? 90%। ठीक है दोस्तों, वीडियो अपना इस समय बीच में चल रहा है और मुझे लग आई है थोड़ी सी प्यास, तो जरा पानी पी लूं, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा बैठा है, उस वजह से आपको अगर असुविधा हो रही हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंचे। तो बस 1 सेकंड जरा रुकिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बिना देर करे शुरू करते हैं। लिखा हुआ दोस्तों ऊंट के कूबड़ में ऊतक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊंट का कूबड़ होता है उसमें कैसे ऊतक होते हैं? तो याद रखना दोस्तों उसमें होते हैं वसीय ऊतक। क्या होते हैं? वसीय ऊतक। इसका मतलब फैटी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, फैट के बने हुए। समझ गए होंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वहीं पे क्या है, पानी सुरक्षित हो रहा है, तो याद रखना कि ऊपर वसा होगी तो वो पानी वाष्पन नहीं हो पाएगा, मतलब एवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, तो पानी सुरक्षित रहता है। तो याद रखना ऊंट के कूबड़ में कैसे ऊतक होते हैं? वसीय ऊतक होते हैं। चलो आगे बढ़ो। लिखा है बेटा जाइलम का कार्य, और उसके बाद लिखा है फ्लोएम का कार्य। ठीक है दोस्तों, अब मैं इन दोनों के कार्य आपको समझा रहा हूं। एक बार फिर से आत्मा से मेरी बात सुनना ध्यान से। आत्मा से क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं क्योंकि एक बार सुन लो मन से तो जीवन भर की टेंशन कट जाएगी। ठीक है, इसलिए अब सुनो ध्यान से। मान लो ये कोई पौधा लगा हुआ है, देखना ध्यान देना, और ये जमीन है दोस्तों। ये क्या है? ये जमीन है, और इसके नीचे ये पौधे की जड़ें हैं दोस्तों, और ये क्या है? ऊपर का तना। समझ में आ गई बात सबको? तो याद रखना जा से जड़ें, जा से जड़ें और जा से जाइलम। ठीक है, जा से जड़ें, जा से जाइलम। तो याद रखना जाइलम कहां पे होते हैं? जड़ों में होते हैं। कहां पे होते हैं? जड़ों में। तो याद रखना ये जो जड़ें हैं ये जमीन के नीचे ही तो होंगी, तो जमीन के नीचे जो जल है और जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं, उनको अवशोषित करने का काम, मतलब उनको पौधे के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं बेटा? तो कौन करेंगे? जाइलम करेंगे। याद रखना जा से जड़ें, जा से जाइलम। तो जड़ों में जो जाइलम है वो जल का अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण करके पेड़ पौधे को दे रहे हैं। और तुम भी जानते हो कि पेड़ पौधों में भोजन कहां पे बनता है? तो तुम्हें पता होगा बेटा पत्तियों में बनता है। कहां बनता है? पत्तियों में। याद रखना पौधों का रसोई घर क्या कहलाती हैं? पत्तियां कहलाती हैं। तो याद रखना कि जो पत्तियों में जब भोजन बन जाएगा तो वो बना बनाया भोजन जब तने द्वारा पूरे पौधे में भेजा जाता है, याद रखना भोजन बन गया, तो भोजन बनने के बाद उन पत्तियों से जब तने के द्वारा पूरे भोजन मतलब पूरे पौधे में भेजा जाता है
तो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उन वाले ऊतक को क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के बारे में जान पहचान हो गई होगी। तो अगर जड़ों से पूरे पौधे की ओर जा रहा है, देखो सिंपल समझ लो बात सब, देखो दिख दे रहे क्या लिखा है, जड़ों से पूरे पौधे, ठीक है। तो जड़ों से पूरे पौधे की अगर तरफ जा रहा है, मतलब जो जल और खनिज लवण है, तो कौन ले जाएंगे, जाइलम ले जाएंगे। और याद रखना बेटा कि पत्तियों से जब खाना बन जाएगा तो उसके बाद फिर तने जो होते हैं वो पूरे पौधे में, याद रखना जो तने होते हैं वो पूरे पौधे में जब उस बने हुए भोजन को पहुंचाते हैं, तो वो ऊतक कौन कौन से ऊतक पहुंचाते हैं, तो याद रखना फ्लोएम पहुंचाते हैं दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। मुझे पता है समझदार सब लोग होते हैं आजकल, सबको तुरंत समझ में आता है, क्योंकि हमारी ये वाली जनरेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। एक बार में चीज़ों को मुझे पता है आप लोग कैच कर ही लेते हैं, और भगवान करे जल्दी से जल्दी उस कैच का फायदा मिले और आउट हो जाएं सामने वाले और सिलेक्शन आपका हो जाए। चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहे। क्या लिखा, आरबीसी का कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आरबीसी मर जाएंगी जाकर। आरबीसी ध्यान रखना दोस्तों, 20 से 120 दिन, क्या बोला मैंने, 20 से मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 120 है। 20 से 120 दिन तक जीवित रहेंगी हमारी बॉडी में, इस मतलब जिंदा रहेंगी, और उसके बाद ये सब खत्म हो जाती हैं, जाके एंड हो जाती हैं, मर जाती हैं। और कहां पे मरती हैं जाके दोस्तों, तो इसी को हम लोग एक नाम देते हैं प्लीहा। एक पार्ट है, बॉडी पार्ट है प्लीहा। उस प्लीहा मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, एक तिल्ली भी कहते हैं इसको। तो याद रखना यहीं पर जाकर हमारी आरबीसी का एंड होता है। और आपको बताना चाहेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बताकर, याद रखना कि एक क्वेश्चन बनता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या बोला मैंने, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, वो किसको कहते हैं दोस्तों, तो वो भी हम लोग किसको कहते हैं, प्लीहा को ही कहते हैं। याद रखना ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहते हैं, प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को, याद रखना। चलो भाई अगला लिखा बेटा ह्यूमरस। ये तो तुम समझ गए होगे, ह्यूमरस का मतलब क्या हुआ। ह्यूमरस क्या है, एक तरीके की बोन है, हड्डी है। याद रखना जिस तरह से हमारी जांग में फीमर होती है, ठीक उसी तरीके से जो ये वाली हड्डी होती है दोस्तों बाहां में, ये वाली हड्डी जो है हमारे, जो ये मसल्स बहुत अच्छे तो नहीं है, तो ये वाली जो है ये बेटा जो हड्डी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। चलो दोस्तों ह्यूमरस तो लिखा है, और ह्यूमर के साथ आगे बढ़ेंगे, हंसते हंसते आगे बढ़ेंगे। लिखा है मनुष्य में निषेचन कहां होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, याद रखना दोस्तों, मनुष्य में निषेचन कहां होता है। अब सुनो, मैं यहां पे एक नाम लिख दे रहा हूं दोस्तों, फैलोपियन नलिका। क्या लिख दिया मैंने, फैलोपियन नलिका। याद रखना मादा में होती है, एक नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको। तो इस फैलोपियन नलिका के अंदर हमेशा क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन क्या होता है तुम सब जानते होगे कि जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है, मतलब कि स्पर्म जब ओवा से मिलता है, तो उन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और वो निषेचन कहां पे होता है दोस्तों, तो वो होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बातें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों अंडाणु बनाने वाली पुटिकाएं। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, तो याद रखना जो फीमेल में ओवरीज होती हैं, जो अंडाशय होते हैं, जिसको तुम ओवरी भी बोलते हो, फीमेल्स में होती हैं, तो उसके अंदर दोस्तों एक तरीके की पुटिकाएं होती हैं। क्या होती दोस्तों, पुटिकाएं, फॉलिकल बोलते हैं, एक फॉलिकल होती हैं। तो मैं यहां पे इसका आंसर लिख दूंगा दोस्तों, बोर्ड अपना है किसी और का नहीं है, तो कहीं भी लिखो। क्या लिखा है दोस्तों, ग्राफियन पुटिकाएं। क्या नाम है, ग्राफियन पुटिकाएं। ग्राफियन क्यों कहा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राफ, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, इसलिए हम लोग इन पुटिकाओं को क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्या पुटिकाएं, ग्राफियन पुटिकाएं। और यही पुटिकाएं जो हैं, यही फॉलिकल जो हैं, यही बनाते हैं ओवा। यही क्या बनाएंगे, ओवा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 बचे हैं, जल्दी से आगे बढ़ो दोस्तों। लिखा है एक ग्लूकोज अणु। अब एक ग्लूकोज अणु सबको पता होगा, मुझे पता है ये वाला आंसर, 38 एटीपी ऊर्जा देता है। और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मुझे पता है, ये तो मैं पता था। चलो क्यों खामोखाम टाइम वेस्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों गहरी सांस लेने पर ग्रहण गैस। मतलब क्या हुआ, अब जो मैंने गैस ली तो इसका मतलब मेरे फेफड़ों में कितने लीटर गैस चली गई। याद रखना गहरी सांस लेने पर
ग्रहण गैस, कितनी गैस गई मेरे फेफड़ों में अगर मैंने पूरी गहरी सांस ली, तो याद रखना दोस्तों लगभग 3.5 लीटर लगभग में है दोस्तों, एग्जैक्ट कुछ नहीं, अगर एग्जैक्ट होगा तो मैं बता दूंगा। तो एक अंदाज है 3.5 लीटर के आसपास गैस चली गई मेरे फेफड़ों में, याद रखें। और अगला क्वेश्चन ही लिखा है दोस्तों फेफड़ों की क्षमता, तो कितनी क्षमता थी, तो जो क्षमता मोस्टली बताई गई वो अबाउट में है लगभग 5 लीटर के आसपास हमारे फेफड़ों में गैस ली जा सकती है, बिल्कुल मतलब ये हमारी क्षमता है फेफड़ों की। लेकिन अगर आप एक बार गहरी सांस लोगे तो बेटा कितनी गैस पहुंच जाएगी, 3.5 लीटर पहुंच जाएगी। अभी बीच में कोरोना आया, लोग बड़ा परेशान रहे, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो उस बीच आप लोगों ने 100% यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, कहीं ना कहीं तुमने एक चीज जरूर देखी होगी, और वो क्या चीज थी, प्रोन पोजीशन। क्या थी, प्रोन पोजीशन। बहुत अच्छी पोजीशन होती दोस्तों, याद रखना। मान लो कि ये कोई बिस्तर है, ठीक है, ये बिस्तर है और ये है आप, तो उस बिस्तर पे देखो जरा, थोड़ा बात को समझना, आदमी कैसा करे, ये मान लो इस तरीके से है, तो बिल्कुल पेट केवल लेट जाओ दोस्तों, पेट केवल, आप चाहो तो अपनी यहां पे छाती पे तकिया रख सकते हो, इस तरीके से लेट जाओ और फिर सांस को लो। तो ये कही जाती है कि नॉर्मल में तुम अगर 3.5 लीटर ले रहे हो तो उस तरीके से लेटोगे तो कहीं ना कहीं गैस ज्यादा पहुंचती है, ऑक्सीजन गैस ज्यादा फेफड़ों में पहुंचेगी। इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, पट लेटा जाता है उल्टा, ठीक है। बहुत अच्छा इलाज होता है दोस्तों, और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता भी है इससे, ठीक है। अभी कोरोना में काफी चला, लोगों ने इसे यूज किया इस तरीके को और लाभ काफी लिया इस चीज का। भगवान करे आपको भी, आप लोग स्वस्थ रहें, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों हम एक दुआ कर देना प्लीज भगवान से कि अभी ये कोरोना जैसी कोई भी महामारी कभी भी अब ना आए, क्योंकि बहुत सारे अपने आदमी, बहुत सारे अपने नहीं, पूरा जो जितने दुनिया में लोग थे वो सब कहीं ना कहीं इंसान जाति थी और काफी सारे लोग मारे गए हैं। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को ये कष्ट ग्रहण करने की, एक तरीके से कष्ट झेलने की क्षमता दे। लेकिन भगवान करे ऐसी बीमारी अब कभी ना आए। चलो भगवान, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों इंसुलिन की खोज। अब याद रखना, इंसुलिन की खोज की बात आई है तो दो नाम मैं यहां पे बताना चाहूंगा। एक नाम है बेंटिंग और एक नाम है बेस्ट। क्या नाम है दोस्तों, एक नाम है बेंटिंग, याद रखना बेंटिंग, और दूसरे का नाम क्या है, बेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने इंसुलिन की खोज की थी। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है, कोई 2 स्त्री हार्मोन। अब समझो भैया, तो 2 स्त्री के हार्मोन कह रहा है, तो मैं यहां पे वो 2 लिखूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो यहीं पर नीचे ना लिख के मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं, इतने एरिया में अपना ही बोर्ड मैंने पहले ही बोला, तो यहां पे समझ लो। एक तो है बेटा एस्ट्रोजन, क्या नाम है, एस्ट्रोजन, और दूसरे का नाम है दोस्तों प्रोजेस्ट्रॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये 2 सबसे जरूरी हार्मोन होते हैं किसी भी स्त्री के अंदर। और आपको बताने होते तो और भी हैं, जैसे एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है रिलैक्सिन, होते तो और भी हैं, लेकिन जो 2 सबसे जरूरी हैं मैं आपको बता भी दे रहा हूं। चलो सुन लो, अच्छा कोई बात नहीं, नॉलेज मिलेगी। याद रखना, जो मादा के लक्षण हैं, मतलब जो मादा में आवाज पतली है, उनके बालों की ग्रोथ ज्यादा है, और भी जो मादा के अपने लक्षण होते हैं नर से हटके, उन लक्षणों का कारण कौन होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन। याद रखना इन लक्षणों को हम लोग कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो उन लक्षणों का कारण कौन है, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या लिखा दोस्तों, प्रोजेस्ट्रॉन। तो याद रखना प्रोजेस्ट्रॉन हमेशा हेल्प करता है मंथ साइकिल में, ठीक है। फीमेल्स में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मासिक चक्र, मंथ साइकिल, तो उसमें हेल्प करेगा। और याद रखना कि जो प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भधारण होता है, उसमें भी मदद करता है ये प्रोजेस्ट्रॉन। इसलिए मैंने ये 2 सबसे जरूरी हार्मोन आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। अपने हो चुके हैं सुपर 25 का एंड। चाहें तो आप वीडियो को यहां पर रोक सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक रिवाइज करवाऊंगा जो कि होगा अपने अब की बार लगेगा छठा गियर। और गियर मारने से पहले जला एक घूंट पानी फिर पीना चाहता हूं दोस्तों, जिससे आपका नॉन स्टॉप एंड कर सकूं, और आप साथ दीजिए थोड़ा सा बस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आपको असुविधा हो रही होगी, लेकिन गला बैठा हुआ है, क्या करें। चलो आगे बढ़ो, 1 2 3 स्टार्ट। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। आगे बढ़े, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। जीवाणु अभिरंजन विधि किसने दी, क्रिश्चियन ग्राम ने दी। लाइकेन का अर्थ क्या होता है, कवक और शैवाल। अगला, गर्भाशय का
अंतः स्तर क्या होता है दोस्तों? एंडोमेट्रियम। आगे बढ़ो। दालें किस कुल में आती हैं? लेग्यूमिनेसी। उसके बाद मकड़ियों में आंखें कितनी होती हैं? 4 जोड़ी। आगे बढ़ो। मछली किससे श्वसन करती है? गलफड़ों से। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम। अगला, मानव त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस। वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन कितने 100 ml में से? 14.5 ग्राम। अगला, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। ऊंट के कुबड़ में ऊतक कौन सा है? वशीय ऊतक। जाइलम का कार्य क्या है? जड़ों से पूरे पौधे में पहुंचाना, और पूरे पौधे से मतलब के पत्तियों में जब भोजन बन जाएगा तो तने से जो पूरे पौधे में पहुंचेगा भोजन बना बनाया, वो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। आगे बढ़ो। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। ह्यूमरस कहां पे है? हमारे मसल्स में। याद रखना, मसल तो मेरी वैसे भी नहीं है, बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगला, मनुष्य में निषेचन कहां होता है? तुम्हें मालूम है, फैलोपियन नलिका में होता है। अगला, अंडाणु बनाने वाली पुटिकाएं आपको मालूम है, ग्राफियन पुटिकाएं। एक ग्लूकोज अणु बराबर 38 एटीपी। आगे बढ़ो। गहरी सांस लेने पर ग्रहण गैस कितनी होगी? 3.5 लीटर। अगला, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है? लगभग 5 लीटर। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग और बेस्ट। और कोई 2 स्त्री हार्मोन आपको मालूम होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये था हम लोगों का रिवाइज, ये था हमारा पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और नहीं तो अगर नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, मिल जाएंगे स्क्रॉल करते हुए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।